दोस्तों, क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओडिसी एक एडवेंचरस फिल्म नहीं बल्कि इतिहास की सबसे महान कहानियों में से एक है। अगर आप इस कहानी को आसान और दिलचस्प तरीके से समझना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सबसे पहले इस कहानी का बैकग्राउंड समझ लेते हैं। द ओडिसी की मूल कहानी प्राचीन यूनानी कवि होमर ने लिखी थी। उनकी दो सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं, लियाड और द ओडिसी। ये दोनों एक ही कहानी के अलग अलग हिस्से हैं। पहले भाग लियाड में ट्रॉय और ग्रीक राज्यों के बीच हुई ऐतिहासिक लड़ाई दिखाई जाती है। इस युद्ध की शुरुआत तब हुई जब ट्रॉय के राजकुमार पेरिस स्पार्टा की रानी हेलेन को अपने साथ ट्रॉय ले गया। हेलेन के पति मेनेलाउस ने अपने भाई और शक्तिशाली राजा एगामेमनन की मदद मांगी। इसके बाद कई ग्रीक राजाओं ने मिलकर ट्रॉय के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। ग्रीक सेना समुद्र पार करके ट्रॉय तो पहुंच गई, लेकिन शहर की विशाल और मजबूत दीवारों को तोड़ना लगभग असंभव था। इसलिए ट्रॉय के सैनिक हमेशा शहर के बाहर ही लड़ते रहे और अपने राज्य की रक्षा करते रहे। युद्ध लगातार 10 वर्षों तक चला। ग्रीक सेना थक चुकी थी और जीत की कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही थी। तभी इथाका के राजा ओडिसियस, जो अपनी बुद्धिमानी और रणनीति के लिए प्रसिद्ध था, एक अनोखा प्लान बनाता है। वह एक विशाल लकड़ी का घोड़ा बनवाता है जिसके अंदर चुनिंदा ग्रीक योद्धा छिप जाते हैं। बाकी पूरी सेना वहां से लौटने का नाटक करती है और अपने जहाज भी छुपा देती है। ट्रॉय के लोगों को लगता है कि ग्रीक हार मानकर चले गए हैं और यह लकड़ी का घोड़ा उन्हें उपहार के लिए दे गए हैं। वे खुशी खुशी उसे शहर के अंदर ले जाते हैं। रात होते ही घोड़े के अंदर छिपे सैनिक बाहर निकलते हैं, शहर का मुख्य द्वार खोल देते हैं और बाहर इंतजार कर रही पूरी ग्रीक सेना ट्रॉय में घुस जाती है। इसके बाद ट्रॉय पर कब्जा कर लिया जाता है और हेलेन को वापस स्पार्टा ले जाया जाता है। यही इलियाड की कहानी खत्म होती है। अब शुरू होती है द ओडिसी। युद्ध जीतने के बाद सभी राजा अपने अपने राज्यों की ओर लौट जाते हैं, लेकिन ओडिसियस सीधे घर पर जाने के बजाय समुद्र के रास्ते अलग सफर चुनता है। यहीं से उसकी असली कहानी शुरू होती है। रास्ते में भोजन की तलाश करते हुए वह और उसके सैनिक एक सुनसान द्वीप पर पहुंचते हैं। वहां उन्हें भेड़ों का झुंड दिखाई देता है और उनका पीछा करते करते वे एक विशाल गुफा में पहुंच जाते हैं। लेकिन यह गुफा साधारण नहीं थी। यहाँ रहता था एक विशालकाय जीव, एक आंख वाला राक्षस पॉलीफेमस। वह सभी सैनिकों को कैद कर लेता है और उनमें से कई लोगों को मारकर खा जाता है। अपनी बुद्धिमानी से ओडिसियस और उसके साथी उसकी एकमात्र आंख को अंधा कर देते हैं और भेड़ों के साथ छिपकर वहां से निकल भागते हैं। लेकिन जाते समय उन्हें पता चलता है कि पॉलीफेमस समुद्र के देवता पोसाइडन का पुत्र है। राक्षस अपने पिता से बदला लेने की प्रार्थना करता है और यहीं से ओडिसियस की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाती हैं। अब समुद्र में लगातार भयानक तूफान आने लगते हैं और उनका जहाज रास्ता भटक जाता है। कुछ समय बाद वे एक ऐसे द्वीप पर पहुंचते हैं जहां विशालकाय लोग रहते हैं। वे अचानक हमला कर देते हैं, कई सैनिक मर जाते हैं और लगभग सारे जहाज नष्ट हो जाते हैं। अब पूरी सेना में सिर्फ एक जहाज बचता है। सैनिक अपने राजा से नाराज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि गलत फैसलों की वजह से वे लगातार मुसीबत में फंसते जा रहे हैं। आगे चलकर वे एक ऐसे द्वीप पर पहुंचते हैं जहां रहती है रहस्यमय स्त्री सर्सी। वह सैनिकों को स्वादिष्ट भोजन खिलाती है, लेकिन जैसे ही वे उसका खाना खाते हैं वह अपने जादू से उन्हें सुअर बना देती है। ओडिसियस जब अपने साथियों की तलाश में वहां पहुंचता है तो उसे पूरे घर में अजीब माहौल महसूस होता है। सैनिकों का सामान दिखाई देता है। उसे समझ आ जाता है कि सामने वाली महिला कोई साधारण इंसान नहीं है। जब वह सर्सी से सवाल करता है तो वह बताती है कि पहले कई सैनिक यहाँ आकर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुके हैं, इसलिए वह अपनी रक्षा के लिए ऐसा करती है। ओडिसियस उसे भरोसा दिलाता है कि उसके साथी सिर्फ अपने घर पर लौटना चाहते हैं। यह सुनकर सर्सी उन सभी को फिर से इंसान बना देती है, लेकिन वह यह भी बताती है कि अब घर जाने का रास्ता सिर्फ एक व्यक्ति बता सकता है। वह है अंधा भविष्यवक्ता टेरेसियस, जो मृतकों की दुनिया में रहता है। ओडिसियस और उसके साथी उसके बताए रास्ते पर निकल पड़ते हैं। एक अंधेरे द्वीप पर पहुंचकर वे बलि चढ़ाते हैं और मृत आत्माओं की दुनिया के द्वार खोल जाते हैं। वहां ओडिसियस की मुलाकात एगामेमनन की आत्मा से होती है, जो बताता है कि घर लौटने के बाद उसकी पत्नी ने ही उसकी हत्या कर दी थी। वह ओडिसियस को भी सावधान रहने की सलाह देता है। इसके बाद टेरेसियस भविष्यवाणी करता है कि इस पूरे सफर में ओडिसियस के सभी साथी मारे जाएंगे और अंत में केवल वही जीवित बचेगा। ओडिसियस इस भविष्यवाणी को मानने से इनकार कर देता है, लेकिन आगे चलकर घटनाएं बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। सफर के दौरान वे सूर्यदेव की पवित्र गायों वाले द्वीप पर पहुंच जाते हैं। टेरेसियस पहले से ही चेतावनी दे चुका था कि इन गायों को कभी मत मारना, लेकिन कई दिनों की भूख के बाद सैनिक मजबूर होकर एक गाय का शिकार कर लेते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। जैसे ही वे समुद्र में निकलते हैं, भीषण तूफान आता है और आकाश के देवता ज्यूस बिजली गिराकर उनके जहाज को नष्ट कर देते हैं। सभी सैनिक समुद्र में डूब जाते हैं।
अब सिर्फ ओडिशस जीवित बचता है। बेहोशी की हालत में वह एक रहस्यमय द्वीप पर पहुंचता है जहां अमर देवी कैलिप्सो रहती हैं। वह उसकी जान बचाती हैं और धीरे धीरे उससे प्रेम करने लगती हैं। कैलिप्सो चाहती हैं कि ओडिशस हमेशा उसी के साथ रहे। वह उसे ऐसा जादुई फल खिलाती हैं जिससे उसकी याददाश्त धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, लेकिन दिल के किसी कोने में अपने घर पर लौटने की चाह कभी खत्म नहीं होती। 7 साल बीत जाते हैं, युद्ध के 10 साल, समुद्र में भटकने के 3 साल और कैलिप्सो के द्वीप पर 7 साल, यानी पूरे 20 साल ओडियस अपने घर से दूर रह चुका था। उधर इथाका में लोग उसे मृत मान चुके थे, लेकिन उसकी पत्नी पेनेलोप, बेटा टेलीमेकस और वफादार सेवक यूमेयस आज भी उसके घर लौटने की उम्मीद नहीं छोड़ते हैं। इस बीच कई अमीर और ताकतवर लोग महल में रहने लगते हैं। वे चाहते हैं कि पेनेलोप उनमें से किसी एक से शादी कर ले ताकि इथाका का नया राजा बन सके। इन लोगों को शूटर्स कहा जाता था। इनमें सबसे खतरनाक था एंटिनियस, जो लगातार टेलीमेकस को अपमानित करता और पेनेलोप पर शादी का दबाव डालता था। आखिरकार टेलीमेकस अपने पिता की खोज में स्पार्टा जाता है। वहाँ मेनेलाउस उसे ट्रॉय युद्ध की पूरी कहानी सुनाता है और बताता है कि युद्ध के बाद उसने ओडिसियस को नहीं देखा। हालांकि वह उसकी वफादारी और बुद्धिमानी की खूब तारीफ करता है। यही बातें सुनकर टेलीमेकस का विश्वास और मजबूत हो जाता है कि उसका पिता अभी भी जीवित है। उधर कैलिप्सो को देवताओं का आदेश मिलता है कि अब ओडिसियस को जाने दिया जाए। वह उसकी याददाश्त वापस लाने में मदद करती है। ओडिसियस एक छोटी नाव बनाता है और कई तूफानों से लड़ते हुए आखिरकार इथाका पहुंच जाता है। वह भिखारी का रूप धारण कर महल के आसपास की स्थिति समझता है। उसे पता चलता है कि टेलीमेकस की हत्या की साजिश रची जा चुकी है। वह समय रहते अपने बेटे की जान बचा लेता है। फिर दोनों मिलकर योजना बनाते हैं कि पहले सभी शूटर्स की असलियत सामने लाई जाए। महल में एक प्रतियोगिता रखी जाती है। घोषणा होती है कि जो भी ओडिसियस के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर 12 कुल्हाड़ियों के बीच से तीर निकाल देगा, उसी से पेनेलोप विवाह करेंगी। लेकिन कोई भी उस धनुष को उठा नहीं पाता। तभी वह बूढ़ा भिखारी आगे बढ़ता है। कुछ ही पलों में वह धनुष पर डोरी चढ़ा देता है और सटीक निशाना लगा देता है। अब सभी समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं ओडिसियस है। उसके बाद महल में भीषण युद्ध होता है। ओडिसियस और टेलीमेकस मिलकर एंटिनियस समेत सभी खतरनाक दावेदारों को खत्म कर देते हैं। आखिरकार पेनेलोप अपने पति से मिलती है और 20 वर्षों का इंतजार खत्म हो जाता है। कहानी के अंत में ओडिसियस राज्य की जिम्मेदारी अपने बेटे को सौंप देता है और अपने अतीत के घावों को पीछे छोड़ते हुए पेनेलोप के साथ शांति की नई तलाश में निकल पड़ता है। यही है द ओडिसिस की पूरी यात्रा, एक ऐसे योद्धा की कहानी जिसने युद्ध जीतने से भी कठिन लड़ाई अपने घर पर लौटने के लिए लड़ी। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।